स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। दुनिया में सबसे पहले भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में स्वच्छता और सफाई से जुड़ी एक उन्नत सभ्यता के अवशेष मिले थे। एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसने स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच के तालमेल को समझा था। आज भारत की लगभग आधी आबादी खुले में शौच करती है, जिस कारण आज कई प्रकार के रोगों से लोग ग्रस्त हैं। गंदगी से न केवल पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि दूषित होता है हमारा जीवन, हमारा आज, हमारा कल, देश का भविष्य। पर क्या स्वच्छ जीवन जीना बेहद मुश्किल है? क्या हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम मिलकर स्वच्छता अभियान से लोगों को जोड़ें? क्या रोगों से लड़ने को अभिशप्त हमारे साथियों को हम स्वच्छता का रास्ता नहीं दिखा सकते? हां, दिखा सकते हैं, और कई लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। नमस्कार। बेकल उत्साही का शेर है, वो कहते हैं, नाम मेरा तुझे पसंद नहीं, नाम मेरा तुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं तेरी गुफ्तगू हूं। बात अगर की जाए स्वच्छता की, शौचालय की, तो ये ऐसा विषय है, ऐसा मौजू है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सब कतराते हैं। लेकिन ये भी स्वीकारना होगा, ये भी सच है कि हमारी दिनचर्या की जब हम बात करते हैं तो बिना शौचालय के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। बिना गंदगी का निपटारा किए, साफ सफाई के स्वास्थ्य की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ होंगी, और फिर कौन से भविष्य की, कौन से विकास की हम बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में मैं हूं तपस्या, और आज मेरे साथ हैं संदीप। कैसे हैं संदीप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं। और तपस्या, आपने बात की स्वच्छता की, तो मैं शुरुआत करूंगा स्वच्छता की बात को लेकर। सबसे पहले तन की और मन की स्वच्छता की इंसान सबसे पहले परवाह करता है। बहुत सुंदर। लेकिन हमें उससे ज्यादा, उससे आगे निकलकर, एक कदम आगे निकलकर आगे आना चाहिए। और तपस्या, हमें अपनी गलियों को, अपने कस्बों को, अपने गांवों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमारा देश इन्हीं गांवों कस्बों से बना है, और इनकी गलियों की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये सोच लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे ना, तो फिर काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं हम? आज हम आपको लेकर चलेंगे केरल, और केरल में हम बात करेंगे करीमकुलम गांव की, जो कि एशिया के सबसे ज्यादा डाइवर्सली पॉपुलेटेड विलेजेस में से एक है। अच्छा। और ये गांव कभी स्वच्छता के नाम पर बहुत पीछे था, लेकिन आज ये सबसे आगे है। क्या बात है। और इसके बाद हम चलेंगे कुमली, जहां पर ग्रीन कुमली, क्लीन कुमली, ये नारा हर जगह गूंज रहा है। और तीसरा हम बता देते हैं जी, आपकी मुलाकात करवाएंगे। इनफैक्ट आपको बताएंगे किस तरह से रजनी जयदेव, जो पहले विदेश में थी, पेशे से इंजीनियर हैं, अपनी नौकरी छोड़कर वो वापस स्वदेश आई, अपने गांव आई, और गांव में आने के बाद दोस्तों उन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और फार्मिंग की, और साथ ही साथ कूड़े की जो सबसे बड़ी समस्या एक रहती है, उसको उन्होंने खाद में तब्दील किया। कैसे, आप खुद देख लीजिए। प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा को समेटे दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम हर ओर आसानी से देखा जा सकता है। लोगों के लिए स्वच्छता एक अभियान से ज्यादा यहाँ जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। भारत के सबसे साक्षर राज्यों में से एक इस क्षेत्र में सरकार और निवासियों के सामूहिक प्रयास से स्थिति अब बेहतर होने लगी है। केरल के करिकुलम में इस अभियान की सार्थकता देखते ही बनी। कुछ समय पहले यहाँ की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। जनसंख्या के घनत्व के लिहाज से चूंकि इस इलाके की गिनती टॉप पर होती है, ऐसे में शौचालय का अभाव और कूड़े के निपटान के लिए कोई उचित व्यवस्था न होना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी। समुद्र के किनारे बसे होने के कारण यहाँ की ज्यादातर आबादी पारंपरिक पेशे पर ही निर्भर है।
व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर सफाई की महत्ता से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ थे। ऐसे में स्वच्छता अभियान ने यहाँ अहम रोल निभाया। विभिन्न माध्यमों के सहारे सबसे पहले लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया गया। जागरूकता आने से लोगों ने अपने अपने घरों में शौचालय बनवाने की ओर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। पंचायत की कोशिशों और ग्रामीणों की दिलचस्पी के कारण यहाँ लगभग 2000 घरों में शौचालय बन गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भी इस समस्या को दूर करते हुए सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी की गई है, जो गंदगी मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में लाभदायक है। यहाँ इस दिशा में कुछ प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं। बायो टॉयलेट्स की अनूठी पहल इस इलाके को दूसरे क्षेत्रों से अलग करता है। बायो टॉयलेट्स के फायदे जग जाहिर हैं। स्वच्छ और निर्मल माहौल के कारण आसपास के गांवों के लिए करिकुलम आदर्श बनता जा रहा है। करिकुलम से आगे बढ़ने पर भी हर ओर साफ सफाई नजर आई। पेशे से अध्यापक के.एम. शिवकृष्णन की अनुपम व्यक्तिगत कोशिश ने कन्नूर जिले के कथिरूर को स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष ख्याति दिलाई है। शिवकृष्णन ने ग्रामीणों को बहुत ही सरल ढंग से समझाया कि तितली जैसा छोटा जीव भी गंदगी पसंद नहीं करता है। वो हमेशा स्वच्छ माहौल में ही रहना चाहता है। शिवकृष्णन का आशय लोग समझ गए। यहां वहां कचरा फेंकना लोगों ने लगभग बंद कर दिया। घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे समूहों का गठन किया गया, जो बहुत कारगर साबित हो रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागृति फैलाने में अहम भूमिका निभाई। देखते ही देखते संपूर्ण कथिरूर बहुत हद तक गंदगी मुक्त बन गया। अब यहां तितलियां भी चहकने लगी हैं और लोग भी खुशहाल रहने लगे हैं। कथिरूर के बाद स्वच्छता की लहर इडुक्की जिले में भी देखने को मिली। मुल्ला पेरियार बांध और पेरियार टाइगर रिजर्व जैसे मशहूर पर्यटन स्थल वाले इस जिले के लिए ग्रीन कुमली क्लीन कुमली योजना ने कारगर भूमिका निभाई। इस योजना के सहारे इस इलाके को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर खास ध्यान दिया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहा है। जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था की बात करें या फिर कूड़े कचरे के उचित निपटान के लिए रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाने की, हर दिशा में इस योजना के सहारे शानदार परिणाम हासिल हुए। जैविक खेती पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिससे माहौल हुआ हरा भरा और सार्थक हुई ग्रीन कुमली क्लीन कुमली की पहल। केरल में स्वच्छ भारत अभियान को एक नई ऊंचाई दी तिरुवनंतपुरम की रजनी जयदेव ने। पेशे से इंजीनियर रजनी घरेलू परिस्थितियों के कारण कृषि कार्य से जुड़ गईं। शुरुआती दौर में खेती करना रजनी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा था। कृषि कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा रजनी के लिए चिंता का कारण बन गया था। रजनी ने अपनी परेशानी को ही ताकत बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली, इंटरनेट पर अध्ययन किया और नई नई तकनीकों के बारे में जानकारियां एकत्रित की। सभी प्रयासों का असर दिखना शुरू हुआ और देखते ही देखते अब रजनी की गिनती पिछले 3 वर्षों से सफल किसानों में होने लगी है।
इन सब के बावजूद रजनी ने जो सबसे उत्कृष्ट कार्य किया वो है कचरे को कमाई का जरिया बनाना। इन्होंने कचरे से खाद बनाने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए। इन प्रणालियों में न तो वातावरण को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा और न ही फसलों पर इसका नकारात्मक असर हुआ। खेतों का माहौल भी साफ सुथरा रहने लगा। यहां तैयार किए गए उर्वरकों का प्रयोग कर न सिर्फ रजनी ने पैदावार में उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी कर ली, साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी पोषकता से भरपूर फल सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ाया। अब रजनी के खेतों और उर्वरक तैयार करने की विधि को देखने आसपास के लोग आते हैं। कई लोगों के लिए तो ये बेहद आश्चर्य का विषय है कि कैसे कोई कचरे से कमाई कर सकता है। रजनी ने अपनी सूझबूझ और कार्य के प्रति ईमानदारी से की गई मेहनत से ये सच साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो लक्ष्य हासिल किया ही जा सकता है। रजनी ने एक तरह से उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। कृषि प्रधान इस देश में बहुत सारे खेतों से निकलने वाले कचरे को बेतरतीब ढंग से यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। ऐसे में रजनी के कार्यों से प्रेरणा लेकर और भी किसान कचरे से उर्वरक तैयार कर न सिर्फ कृषिगत आय में इजाफा कर सकते हैं, साथ ही माहौल को भी खुशनुमा बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं। साफ सफाई के मामले में केरल की ये मनोरम यात्रा यादगार रही। चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। प्रत्येक मंगलवार व बुधवार प्रातः 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो तपस्या, हम वापस आ गए हैं केरला से घूमकर, और न सिर्फ हम वहां पर घूमे फिरे, बल्कि हमने वहां पर सफाई के तहत चल रहे बहुत से अभियानों के बारे में भी जाना। बिल्कुल, और अच्छी बात देखिए संदीप की केरला जो है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वैसे ही जाना जाता है। कितने पर्यटक आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, और अब वहाँ साफ सफाई को लेकर कितनी कोशिशें हो रही हैं, सोने पे सुहागा। और इन कोशिशों के कारण बहुत से विदेशी सैलानी जो हैं, जो पहले हमारे देश के लिए बहुत सी दूसरी फीलिंग्स लेके जाते थे, अब बहुत सी अच्छी फीलिंग्स लेके जाते हैं, और हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ जो हमारे लोग वहाँ उसे स्वच्छ बनाते हैं, उन फीलिंग्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। पूरे भारत की बात चल रही है, अब हम कहाँ चलने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, ये बताइए कि अगर हम आपसे ये पूछें कि आपने बायो टॉयलेट के बारे में सुना है? बायो टॉयलेट के बारे में मैंने सुना तो है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी अगली फिल्म जो है उसमें इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जो है, ये DRDO ने एक नई पद्धति तैयार की है अनुसंधान के तहत, और ये इस पद्धति की खूबसूरती क्या है जानते हैं? इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें पहले तो पानी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, साथ ही साथ इसमें गड्ढों की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, और साथ ही साथ एक चीज और होती है कि इसमें रखरखाव के साथ साथ बहुत बदबू नहीं आती। तो रेलवे ने ऑलरेडी इनका क्रियान्वयन जो है वो शुरू कर दिया है।
भारत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ अनेकता में एकता का संदेश देता कई रंगों से सजा देश। भारत की आबादी विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 7वां देश है। भारत आज एक आर्थिक ताकत के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी तेजी से उभरा है। आज भारत का उपग्रह मंगल के चक्कर काट रहा है और भारत दुनिया के 10 बड़े आर्थिक रूप से संपन्न देशों में शुमार है। लेकिन शायद भारत की त्रासदी है खुले में शौच जाती देश की 50% से भी अधिक आबादी और यहां वहां लगे गंदगी के ढेर। एक बड़ी समस्या है गंदे पानी का सही निपटारा न होना या कहें उपचारित न किया जाना। जब मल के जीवाणु पीने के पानी को दूषित करते हैं तो तमाम तरीके के जानलेवा रोग हमें और हमारे बच्चों के जीवन को लील लेते हैं। एक विशाल और शायद समृद्ध देश आज गंदगी के ढेर पर बैठा है या कहें एक टाइम बॉम्ब पर। हां, ये गंदगी, खुले में शौच करते लोग, दूषित पानी धीरे धीरे इस प्राचीन और शायद सबसे उन्नत सभ्यता के लोगों का अस्तित्व खत्म कर देंगे। अंतरिक्ष की अनंत यात्रा कर ब्रह्मांड के रहस्य खोजने की क्षमता रखने वाला देश क्या इस गंदगी, दूषित पानी और मल के निपटारे के लिए कोई नई तकनीक ईजाद नहीं कर सकता? क्या 121 करोड़ से भी अधिक भारतीय बढ़ते शहरीकरण से पैदा हो रही समस्याओं, प्रदूषण, गरीबी, बढ़ती आबादी, देश में शौचालयों की कमी, गंदगी, घटते मीठे पानी के स्रोत, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने या कम करने के लिए कोई समाधान नहीं सोच सकते। एक बेहद खतरनाक आंकड़ा सामने आया है कि देश में गंदे पानी या सीवर से निकले पानी का सिर्फ 27% हिस्सा ही उपचारित होता है और बाकी ऐसे ही पर्यावरण में बहा दिया जाता है। जितना पानी घरेलू आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है उसमें से 80% वेस्ट वाटर यानी अवशिष्ट पानी के रूप में बहा दिया जाता है। क्या इस पानी को उपचारित करने का कोई साधन है? क्या हमारे वैज्ञानिक इस पानी में घुलती मौत को रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं और इस पर एक बेहद सार्थक पहल की है DRDO यानी रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने, और ये पहल है बायो टॉयलेट। जी हां, एक ऐसा उन्नत शौचालय जिसमें न तो साफ सफाई की आवश्यकता है, न अधिक पानी की, न गड्ढा भरने की चिंता और न कोई बदबू। चलिए बायो टॉयलेट क्या है ये जानते हैं और सबसे पहले बायोडाइजेस्टर यानी जैव पाचक को समझते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें कई प्रकार के जीवाणु होते हैं जो सभी जैविक पदार्थ जैसे मल आदि को पचाने में सक्षम होते हैं। इसमें वो जीवाणु होते हैं जो हवा रहित वातावरण में जीवित रहते हैं यानी एनारोबिक। ये जीवाणुओं का कल्चर मल को पूरी तरह पचाकर सिर्फ पानी और मीथेन गैस छोड़ता है और कोई गंदगी नहीं बचती। ये हमारे मित्र जीवाणु ठंडे बर्फीले पहाड़ों में भी कामयाब हैं और गर्म मैदानी इलाकों में भी। DRDO की इस तकनीक को भारतीय रेल ने अपनी रेलगाड़ियों में भी लगाया है। आज शौचालय को साफ करने के लिए कई रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इस बायोडाइजेस्टर के जीवाणु इनसे भी खत्म नहीं होते। सीवर प्रणाली में लागत भी अधिक आती है और इसे बार बार साफ भी करना पड़ता है। बायो टॉयलेट बनाने के लिए ऊपरी संरचना आम शौचालयों जैसी ही होती है, बस मल निकासी का पाइप बायोडाइजेस्टर से जुड़ा होता है।
करीब 10 लोगों के लिए बायोडाइजेस्टर बनाने के लिए 1 से 2 मीटर तक चौकोर गड्ढा किया जाता है। फिर इसके चारों ओर तले में ईंटें और सीमेंट लगाकर करीब 9 से 10 इंच की पक्की दीवार बनाकर संरचना तैयार कर ली जाती है। फिर बीच में इस प्रकार से एक 5 इंच मोटी दीवार और खड़ी की जाती है। करीब 3 वर्ग फुट की इस संरचना में दूसरी ओर निकासी का पाइप होता है। फिर इस संरचना के ऊपर एल्यूमीनियम या धातु की छड़ें लगाई जाती हैं और इन पर ये जालियों वाले गोले इस प्रकार लगाए जाते हैं। इन गोलों में ही जीवाणु पनपते हैं। बस फिर गैस की निकासी के लिए एक पाइप लगाया जाता है और जीवाणुओं का कल्चर डाल दिया जाता है। अब जैसे ही इसमें मल आता है, जीवाणु अपना काम शुरू कर देते हैं और बचता है सिर्फ पानी और गैस। पानी को भी बेकार बहने देने के बजाय इससे सिंचाई की जा सकती है या आसपास पौधे लगाकर पूरे आंगन या पार्क को हरा भरा रखा जा सकता है। बायोडाइजेस्टर युक्त बायो टॉयलेट सचमुच एक बेहतरीन पर्यावरण हितैषी प्रणाली है जो खुले में शौच की समस्या के साथ मल और दूषित पानी के उचित निपटारे का भी खुद ब खुद इंतजाम कर लेती है। इस बेहद सस्ती और कारगर तकनीक को अब व्यापक स्तर पर अपनाकर देश को खुले में शौच मुक्त करने की पहल करना आवश्यक है और अब देर नहीं करनी है। तो दर्शकों, अभी आपने देखी ये कहानी कि कैसे डीआरडीओ ने बायो टॉयलेट्स बनाकर देश भर में स्वच्छता के अभियान को और तेजी दी है। तपस्या, एक चीज और जानना चाहता हूं मैं कि बायो टॉयलेट्स की बात हो गई है, लेकिन कुछ और कारनामे भी होने चाहिए और चीजें भी सामने आनी चाहिए और भी कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, जिनसे उनको पता चल सके कि हमारे देश में सफाई से जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सिर्फ शौचालय की बात नहीं है, कूड़े की बात नहीं है, जो आपने सफाई की बात की, तो पानी की जब बात आती है ना संदीप, वहां समझना बेहद जरूरी है कि जो पानी है एक तो उसकी खपत कम हो, मितव्ययता से इस्तेमाल किया जाए, पीने का स्वच्छ पानी इस्तेमाल हम कर पाए, उपलब्ध हो पाए, और सबसे बड़ी बात यह कि जो पानी हम बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको जाया ना करके अगर सिंचाई के लिए काम में लाया जाए तो कितनी अच्छी बात है। और इस सिंचाई की बात से मुझे एक बात याद आई है और वो बात है डिब्रूगढ़ की। अच्छा। डिब्रूगढ़ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और वहां भी सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कैसे किया जा रहा है इसके बारे में जानते हैं। तभी लिए आप कहते, तो चलिए दर्शकों को लेकर चलते हैं डिब्रूगढ़। हरे भरे चाय के बागानों का जिक्र आते ही हमारे जहन में जो पहली तस्वीर उभरती है उसमें असम के चाय बागानों का स्थान महत्वपूर्ण है। ये बागान प्राकृतिक सौंदर्य का पर्याय भी बन चुके हैं। असम में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन चाय बागानों में काम करता है। देश में होने वाले कुल चाय उत्पादन में असम की हिस्सेदारी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। चाय के इन बागानों में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचकर कुछ बातें जहन में उभरती है, जैसे कि इन्हें पीने के लिए साफ पानी मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता भी है तो किन माध्यमों के सहारे। स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने के बाद से यहाँ लोगों को बहुत हद तक साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियों से अवगत होने के बाद अब ज्यादातर लोग स्वच्छ जल ही पीने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही है कि अब यहाँ अधिक से अधिक लोगों तक स्वच्छ जल की सुविधा आसानी से पहुंचने लगी है। प्रदूषण मुक्त पानी पीने से ये रोग मुक्त तो हो ही रहे हैं, साथ ही इनके जीवन स्तर में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को?
वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। माँ मुझे जोर से लगी है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। क्या बड़ी बात है। रामू काका। बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको लेकर गए केरल। वहाँ हमने देखा क्या काम किए जा रहे हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया कि बायो टॉयलेट की जो पद्धति है, रेलवे ने तो उस पर काम करना शुरू कर दिया, उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमने डिब्रूगढ़ में भी देखा किस तरह से पानी जो है उसको वेस्ट ना करते हुए सिंचाई में किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये एक प्यारी सी पहल सामने आई। उम्मीद यही करते हैं कि पूरे देश भर में प्रयास हो रहे हैं और बेहतर तरीके से हो, इनको गति मिले। इसी आशा के साथ आज के अंक में आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें, जहां आप हमें पत्र लिख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो, परामर्श हो, शिकायत हो, या आप अपने यहाँ जो काम हो रहा है उसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और हाँ, अगर आप चाहें तो YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम पुनः भी देख सकते हैं। तो संदीप, आज के लिए अनुमति लें फिलहाल। बिल्कुल लेते हैं आज के लिए अनुमति, लेकिन फिर से अगली बार आपसे मुलाकात होगी और फिर से बात होगी स्वच्छता के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए संदीप और तपस्या आपसे कहते हैं नमस्कार।